नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। 10 अगस्त को ही इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अपने पहले के आदेश में कुछ बदलाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारा यह उद्देश्य नहीं था कि आपको हर कोर्ट में जाना पड़े। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना है कि नुपुर शर्मा की जान को काफी खतरा है। इससे पहले 1 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई थी। निपुण सहगल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। निपुण सहगल, मैं चाहती हूं कि आज कोर्ट ने अपनी जो बातें कहीं कोर्ट के पेशी के दौरान और पूरी कार्रवाई के दौरान, वो आप हमारे दर्शकों को संक्षेप में और पॉइंट वाइज समझा दें ताकि इस पूरे मामले को वो समझ सके। क्योंकि पिछली बार जब कोर्ट की डेट पड़ी थी तो कोर्ट का काफी सख्त रुख था, लेकिन आज कोर्ट कुछ बदलावों की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, और मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि आज वही बेंच थी जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की, लेकिन जजों का रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो मनिंदर सिंह, जो कि नुपुर शर्मा के लिए पेश हुए थे, पिछली बार भी पेश हुए थे, लेकिन पिछली बार उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला था। आज मनिंदर सिंह ने बताया कि बहुत गंभीर खतरा है। वो पहले भी था, लेकिन 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मामले को सुनने से मना किया था और सख्त टिप्पणियां की थी, उसके बाद से खतरा और बढ़ा है। परिस्थितियां बदली हैं। मनिंदर सिंह ने हवाला दिया इस बात का कि ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ गए हैं जिनका मकसद नुपुर की हत्या करना है। पटना में हाल में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई जो कि नुपुर की हत्या की साजिश रच रहे थे, और ऐसी तमाम बातें जो याचिका में लिखी गई थी। जैसे अजमेर शरीफ दरगाह के जो खादिम हैं सलमान चिश्ती, उन्होंने नुपुर का गला काटने का जो वीडियो जारी किया था, या यूपी के एक शख्स ने ऐसा वीडियो जारी किया था। ये बातें कोर्ट की जानकारी में लाई गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारडीवाला ने इन बातों को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जब हमने आपको पहले कहा था कि आप वैकल्पिक कानूनी रास्ता अपनाइए, तो हमारा मकसद ये था कि चूंकि एफआईआर अलग अलग राज्यों में है और वो शक्ति एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट के पास है, तो आप उसको आजमा सकते हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं और जो हमारी जानकारी में आया है, उसके मद्देनजर ये बिल्कुल संभव नहीं लगता है, और हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की जान को गंभीर खतरा है। ऐसे में हमारा दखल देना जरूरी है। हम दखल दे रहे हैं। हम देख लेंगे कि क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया है। नुपुर शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा है जो नुपुर की हत्या के मकसद से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पकड़े गए घुसपैठिए का नाम रिजवान है। पाकिस्तान के पंजाब के मंडी बहाव बीन का रहने वाला है रिजवान। 5 संयुक्त एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं इस समय रिजवान से। तो बॉर्डर से पकड़ा गया है, राजस्थान के बॉर्डर से श्रीगंगानगर से गिरफ्तार किया गया है, और रिजवान नाम है इस शख्स का। नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से घुसपैठ कर रहा था। मनीष शर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मनीष शर्मा, ये दावा किया जा रहा है कि जो रिजवान अशरफ है ये इस नियत से घुसपैठ कर रहा था कि नुपुर शर्मा को मारना है। क्या डिटेल है इस रिजवान अहमद को लेकर आपके पास, रिजवान अशरफ को लेकर? जी बिल्कुल, रिजवान अशरफ तो पाकिस्तान का रहने वाला है और गंगानगर के पाकिस्तान से लगते हुए इलाके से उसने घुसपैठ करने की कोशिश की। प्रारंभिक पूछताछ में कुछ इस तरीके के संकेत मिले कि वो संभवतः नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भारत में घुसा है, क्योंकि पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारियां सामने आई कि उसने हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले पाकिस्तान में कुछ मौलवियों के साथ बैठक की थी। हालांकि ये तमाम जानकारियां अभी अपुष्ट हैं, क्योंकि आर्मी इंटेलिजेंस समेत अन्य 4 एजेंसियां उसके साथ इस वक्त पूछताछ कर रही हैं। संभावना ये भी है कि शाम 5 बजे एसपी गंगानगर आनंद शर्मा इस मामले को लेकर के खुलासा कर सकते हैं। लेकिन रिजवान अशरफ ने इस बात को कबूला है बातचीत में कि वो अजमेर दरगाह शरीफ जाना चाहता था। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए क्या प्लान था, क्या वो हत्या के मकसद से भारत में दाखिल हुआ, ये तमाम वो बातें हैं जिनका खुलासा उसके पूछताछ के बाद हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि वो हिंदुस्तान में इस इरादे को लेकर आया था कि नुपुर शर्मा को मारेगा, और साथ ही साथ उसने अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाने की इच्छा जताई थी।
फिलहाल मनीष ये ऐसा लग रहा है कि बहुत चालाक है और उलझाने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर आपको दरगाह में दर्शन करने हैं, दरगाह आना है, तो उसके लिए तो भारत सरकार वीजा देती है ना, वीजा पे तो कोई इनकार है नहीं। आप अगर घुसपैठ कर रहे हैं तो बदनीयती और गलत जो आपके मंसूबे हैं वो तो साफ हो जाते हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल ही इसीलिए क्योंकि बतौर घुसपैठिया ये हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, एक ऐसे इलाके को चुना जो बेहद संवेदनशील है, सीमावर्ती क्षेत्र है श्रीगंगानगर, और वहां पर हिंदूमल चेकपोस्ट जो है, हिंदूमल कोर्ट, वहां के खंखा चेकपोस्ट पे इसको बीएसएफ ने पकड़ा था। इससे जो शुरुआती पूछताछ हुई उसमें इसने इस बात को माना कि मंडी बहाउद्दीन इलाका जो है लाहौर का, वहां से भी इसने लाहौर जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसे वहां से सफलता नहीं मिली। उसके बाद ये साहिवाल होते हुए हिंदूमल कोर्ट के जरिए भारत में दाखिल हुआ और इसने ये बात कबूली है कि दरगाह जाना चाहता था, लेकिन क्या वाकई में नूपुर शर्मा की हत्या के इरादे से गुजरा था? संभावना ये जताई जा रही है कि 5 बजे बाद एसपी आनंद शर्मा इस मामले का खुलासा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजस्थान में श्री गंगानगर बॉर्डर से रिजवान अशरफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। नूपुर शर्मा की हत्या करने का इरादा रखता था ये शख्स, और 5 जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो पूछताछ कर रही हैं और घुसपैठ का आखिर और क्या मकसद था, ये सब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। साक्ष्यों को एकत्रित किया जा रहा है, कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। और पाकिस्तान के मंडी बहावदीन का रहने वाला है ये रिजवान अशरफ, जिसको बीएसएफ ने पाकिस्तानी बॉर्डर यानी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार किया है श्रीगंगानगर से। और नूपुर शर्मा का जो बयान था उसको लेकर ये नाराज था और ऐसा बताया जा रहा है कि नूपुर शर्मा को मारने की कोशिश का इरादा लेकर ये आदमी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग गया, बीएसएफ ने इसको पकड़ लिया है और श्रीगंगानगर से अजमेर भी जाना चाहता था दरगाह शरीफ में दर्शन करने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर दरगाह शरीफ जाना था तो उसके लिए तो वीजा भी लिया जा सकता था। घुसपैठ की जा रही है, यानी गलत इरादों से छुपाकर ये भारत की सीमा में घुस रहा था। इसी से पता चलता है कि इसके मंसूबे जो थे वो नापाक थे। बड़ी खबर इस समय की यही है कि हरियाणा के नूह जिले में खनन माफिया ने एक डीएसपी की बेरहमी से हत्या कर दी है। अवैध खनन में जुटे गुंडों ने तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक सूचना के बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह अवैध खनन रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पत्थरों से भरे एक डंपर को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी की हत्या करने वाले आरोपी अभी तक फरार है, पकड़े नहीं जा सके हैं। पुलिस खोजबीन में लगी हुई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा है कि हम परिवार के साथ खड़े हुए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नूह में डीएसपी की हत्या पर काफी नाराजगी पुलिस में देखने को भी मिल रही है, जिस तरीके से खनन माफिया ने एक डिप्टी एसपी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया। तो सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिलेगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। डंपर चढ़ा दिया गया। परिवार को 1 करोड़ की मदद दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। 1 साल बाद उनका रिटायरमेंट ड्यू था और डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कॉल मिली थी कि अवैध खनन यहां पर चल रहा है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ डंपर जो है वो जा रहा है। उन्होंने रोकने की कोशिश की और डंपर डिप्टी एसपी के ऊपर चढ़ा दिया ड्राइवर ने, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और अब परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उन्होंने घोषणा की है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देंगे। मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। खोजबीन जारी है। जो लोग जिम्मेदार हैं, पुलिस का डर खत्म हो गया है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को सूचना मिली थी और खनन रोकने के लिए वो फौरन आनंद फानन में अपने ड्राइवर और गनर के साथ मौके पर पहुंचे थे। रोकने की कोशिश की उन्होंने, डंपर को चेक करना चाहा तो डंपर ड्राइवर ने उन्हीं के ऊपर वो डंपर चढ़ा दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दरअसल एक सूचना के आधार पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे। जब उन्होंने अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने उनके ऊपर डंपर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी खनन माफिया मौके से फरार हैं और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो खनन माफिया का खौफ आप देख सकते हैं। डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया,
अवैध खनन जो था उसको रोकने गए थे डीएसपी और मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, साथ ही परिवार में नौकरी देने की भी बात की है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपने सुना, उनका यही कहना है कि सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा मिलेगा। देखिए, आप शहीद का दर्जा दीजिए, आप 1 करोड़ रुपए भी दीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर खनन माफिया की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि एक यूनिफॉर्म ऑफिसर यानी एक पुलिस अधिकारी के ऊपर इस तरह से डंपर चढ़ा दिया गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कौन लोग हैं जिनकी शय पर इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया? दिव्यांकर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। दिव्यांकर, क्या डिटेल्स आपके पास मौजूद है इस समय? क्या वो ड्राइवर और जो डंपर में लोग सवार थे उनका कोई सुराग लग पाया पुलिस को? जी, मैं अभी स्पॉट पर मौजूद हूं और डंपर के बारे में अभी पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम इस समय आपको स्पॉट की तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से अभी भी यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉट है, खून का जो ये धब्बा दिख रहा है, ये डीएसपी सुरेंद्र कुमार बिश्नोई का है, जो यहाँ पर उस समय आए हुए थे और तभी डंपर के जो अवैध खनन माफिया थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आप आगे ये देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर लगाकर पुलिस वालों को रोकने की भी कोशिश की गई और इसी रास्ते से बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से वो जो आरोपी है वो यहाँ से अवैध खनन माफिया जो काम करते हैं वो इसी रास्ते से आगे भाग गए। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि डीएसपी जो है वो यहाँ पर अपने गनमैन और 1-2 और उनके जो ड्राइवर था और 1-2 सहयोगी और थे उन्हीं के साथ सिर्फ पहुंचे हुए थे और यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार होता है। आपको बाएं तरफ की अपनी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो अवैध खनन का कारोबार होता है वो यहाँ पर होता है और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर डीएसपी यहाँ पर आए हुए थे और जिसके चलते अवैध खनन के जो माफिया है वो उन्होंने रोकने की कोशिश की और इस बीच उनकी डीएसपी की हत्या हो गई। मेरे साथ इसमें मेरे सहयोगी मनोज वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे मैं ज़्यादा जानकारी ले पाऊंगा। सर, क्या जानकारी आगे मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो क्राइम सीन है वो समझाने की कोशिश करेंगे। जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे वो इस तरफ से, ये कैमरामैन हेमंत आपको दिखाएंगे, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे वो इस तरफ से, उनकी गाड़ियाँ जो थी वो उनकी गाड़ी इस तरफ से आना शुरू हुई थी। यहाँ पर सिर्फ एक डंपर मौजूद नहीं था, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और भी डंपर थे जिसके अंदर अवैध खनन का काम चल रहा था। जैसे ही जो यहाँ पर खनन माफिया थे उन्होंने गाड़ी को देखा, गाड़ी क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर दूर से ही जो गाड़ी कोई भी यहाँ पर आएगी तो वो साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तो दूर से ही जो खनन माफिया थे उन्होंने गाड़ी को देख लिया था कि पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंच रही है। जो और डंपर थे वो यहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ एक डंपर यहाँ पर नहीं था, कई और डंपर यहाँ पर थे जिसके अंदर ये जो पत्थर आप देख रहे हैं उन पत्थरों को भरने का यहाँ पर काम चल रहा था। पत्थर को तोड़कर नीचे रखा गया था। जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ मजदूर पत्थरों को तोड़कर यहाँ से, जो पत्थर यहाँ से तोड़कर फिर यहाँ नीचे रख रहे थे, उसके बाद डंपर के अंदर रखने का काम चल रहा था। डीएसपी साहब जैसे ही यहाँ पर पहुंचे उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाया है और एक डंपर को रुकने के लिए जब कहा है तभी उस डंपर ने जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे उनके ऊपर डंपर को चढ़ा दिया और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गए। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ एक डंपर यहाँ पर मौजूद नहीं था, इस एक डंपर के अलावा भी कई डंपर थे और लोग भी काफ़ी ज़्यादा बचाए जा रहे हैं। और क्योंकि डीएसपी साहब यहाँ पर अकेले मौजूद नहीं थे, उनके साथ उनका ड्राइवर था, 2 लोग और भी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। उन्होंने किसी तरीके से अपनी यहाँ पर जान बचाई और उसके बाद मौके से सभी के सभी फरार हो गए हैं। जानकारी तमाम आला अधिकारियों को दी गई, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे और इस वक्त भी काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमा है। आसपास के लोकल लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन लोकल लोग आए हैं और ये पूरी की पूरी अरावली की पहाड़ियाँ है जहाँ पर अभी से नहीं पिछले काफ़ी समय से अवैध खनन का काम चल रहा था। करीब 11 बजे डीएसपी सुरेंद्र सिंह को जानकारी मिली थी कि यहाँ से जो डंपर हैं वो गाड़ियों के अंदर पत्थर भर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर करीब 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं और
जैसे ही उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की है, अपनी गाड़ी से जैसे ही वो उतरे हैं और डंपर ने उनके ऊपर, जो ड्राइवर डंपर के अंदर मौजूद था, उस गाड़ी जो है वो डंपर उनके ऊपर चढ़ा दिया है। तो अब तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो उन लोगों को पकड़ने में जुट गई हैं जो यहाँ पर अवैध खनन का काम कर रहे थे। और तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि ये अवैध माइनिंग का काम यहाँ पर इस जगह पर होता था। ये वो जगह है जहाँ से अवैध माइनिंग की जा रही थी। ये जो आप पत्थर आप देख रहे हैं, इन बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर डंपरों के अंदर रखा जाता था। और सिर्फ ये अभी से नहीं चल रहा था, पिछले काफ़ी समय से ये काम चल रहा था। लगातार पुलिस को इस बात की जो शिकायत है वो यहाँ पर लगातार मिलती रहती थी। दिव्यांकर, और कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? आप मुझसे पहले यहाँ पहुँचे थे, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई हो? जी, मैं जिस रास्ते से आ रहा था वहाँ वो सारी जगह पे मुझे पुलिस बैरिकेड नजर आए। रास्ते में पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में थे। वो जगह जगह पर गाड़ियाँ रोक रहे थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे किधर जा रहे हैं। आगे जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तब मुझे ये जानकारी मिली कि जो बड़े सारे अधिकारी हैं, एसपी से लेकर बाकी सारे जो आला अधिकारी स्पॉट पर आए थे, घटनास्थल का पूरा मुआयना किया, सारी इंक्वायरी ली, जो स्पॉट पर जो भी सबूत थे उन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद वो सारे अधिकारी एक एक करके यहाँ से निकल रहे थे। और इस बीच यहाँ पर जब आते समय मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि आने वाली ये 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है, उस पर आप पैदल भी अगर चलेंगे तो आप थक जाएंगे। तो इस बीच यहाँ पर डंपर आता है और डीएसपी जब इसको पकड़ने के लिए आते हैं तो सबसे बड़ी बात यही है कि डीएसपी जैसे अधिकारी जो वर्दी में है और अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको ये डंपर के अवैध खनन का जो कारोबार करते हैं वो स्पॉट पर ही अगर पकड़ने के लिए डीएसपी रैंक का अधिकारी आता है, अगर अकेले पाकर तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात इस समय यही है कि ऐसे रैंक के अधिकारी को अवैध खनन का कारोबार करने वाले, अवैध कारोबार करने वाले, जो उनके अंदर इतनी हिम्मत आखिर कैसे आ जाती है कि वो वर्दी में तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारी की हत्या कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस का खौफ जो खनन माफिया थे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। एक बार फिर से तस्वीरें जो आपको आगे से हम फिर से दिखाना चाहेंगे। जी, ये देखिए मनोज में आऊंगी आपके पास, पहाड़ियां हैं। मनोज में आऊंगी आपको, आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र की कैसे हत्या कर दी गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माफियाओं ने डीएसपी को मौत के घाट उतारा तो सवाल खट्टर सरकार की कानून व्यवस्था पर भी खड़ा हो गया। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो आपने गृह मंत्री अनिल विज को सुन लिया। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा होता है कि एक सिटिंग डीएसपी जो कि वर्दी में है, सुन लेते हैं हरियाणा पुलिस। पता लग जाएगा शाम तक। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे को बिल्कुल इनपुट्स आते हैं, बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। समटाइम्स वी प्लान बिगर रिस्पॉन्सेज। आई विल हैव टू गैदर द फुल फैक्ट्स अबाउट दिस। जो हमारे पास शाम तक एक बार हमारे पास एक्यूज हमारे पास लेट्स से कस्टडी में आ जाते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी, look, we have registered a case of 302, 307, 333, 186 IPC and 353 IPC, along with 379, 188. So our teams are in the field, very hopeful of for success very quickly. अभी कितनी टीम लगी हुई है? देखिए, हमारा पुलिस, हरियाणा पुलिस बहुत सक्षम पुलिस फोर्स है। हमारा मोराल अप है। हमें दुख जरूर है कि हमारे एक बहुत ही बहादुर जो हमारे एक अफसर था, उनका हमें क्षति पहुंची है। हमें बहुत दुख है। हमारे उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं और इसीलिए हमारा दुख का हमें को इसी वजह से हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे जो क्रिमिनल्स हैं उनको जस्टिस तक हम लेकर आए, पर हमारा मोराल अप है। देखिए ये आई डोंट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग दिस टर्म्स। ये टर्म्स कोई ऐसे स्पेसिफिक, मैं आपको जो धाराएं हमने कानून की लगाई है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी। तो एक बार फिर से मैं मनोज वर्मा का रुख करूंगी। हमारे 2 रिपोर्टर्स वहां मौके पर मौजूद हैं। मनोज वर्मा, जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल खड़ा होता है और ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। आपको याद होगा ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। खनन माफिया का शिकंजा जो है वो इतना ज्यादा है कि जो भी अधिकारी उनके खिलाफ आवाज उठाए या तो मार देते हैं, ट्रांसफर करा देते हैं और बात जो है वो जस की तस वहीं की वहीं रहती है। मनोज
जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि खनन माफियाओं के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि और भी कई राज्यों में इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं। और 11 बजे के करीब का वक्त था, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूँगा कि 11 बजे के करीब का वक्त था। सुरेंद्र सिंह जी को जानकारी मिल चुकी थी कि यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। वो इस रास्ते से, जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, दूर से ही जो पुलिस की गाड़ी है वो यहाँ पर खनन माफियाओं को आते हुए नजर आ गई थी। इसके बाद यहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया। एक डंपर यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसके अलावा भी 2-3 डंपर और मौजूद थे, तो बाकी डंपरों ने भागना यहाँ पर शुरू किया। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, नुकीले पत्थर जो देख रहे हैं, इनका यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा था। इनको तोड़कर बाकायदा डंपर के अंदर भरा जा रहा था। और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने उस डंपर को रुकने के लिए कहा और अपनी गाड़ी को रोका, तभी उस ड्राइवर ने, जो डंपर के अंदर बैठा हुआ था, उसने गाड़ी की रफ्तार को और तेज कर दिया और डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर जो डंपर था उसको चढ़ा दिया। मौके पर ही उनकी मौत होगी। इसके बाद जितने भी लोग थे, जो यहाँ पर बदमाश मौजूद थे, जो खनन माफिया मौजूद थे, वो यहाँ से फरार हो गए। इसकी जानकारी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को मिली। वो मौका वारदात पर पहुंचे। तमाम छानबीन चल रही है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए, खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जगह जगह पर जब मैं रास्ते में आ रहा था, पुलिस की नाकेबंदी जरूर नजर आ रही थी, पुलिस तमाम जगहों पर तैनात जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अभी तक जो कातिल हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो आखिरकार इतना बड़ा खनन का काम यहाँ पर चल रहा था, लगातार शिकायतें मिलती रहती थी, कार्रवाई भी होती थी, लेकिन इतने बेखौफ खनन माफिया थे कि उन्होंने डीएसपी को ही मौत के घाट उतार दिया। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के ऊपर, हरियाणा पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अब वहाँ पर क्योंकि पुलिस पहुँच गई है, जो कातिल हैं, जो डंपर में सवार थे, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पुलिस को अगर कॉल डिटेल्स खंगाले तो लोकेशन मिल जाती है। और ये जो बदमाश हैं, खनन माफिया वाले, कोई छुपे हुए नहीं है पुलिस से। छोटा सा जवाब, तो विलंब क्यों इतना? खुद का अधिकारी मर गया है। जी देखिए, जी बिल्कुल छुपे हुए नहीं है। आसपास के लोगों को बिल्कुल तमाम जानकारी होगी। यही वजह है कि जो पूरा का पूरा गांव है, ये इस गांव के अंदर तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। एक एक घर के अंदर तलाशी ली जा रही है, सभी घरों को खंगाला जा रहा है। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि बिल्कुल पुलिस चाहे तो इनको तुरंत पकड़ सकती है, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इन्होंने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर लिया, यानी कि सीमा क्रॉस कर ली, तो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा इन तक पहुंचना। ठीक है मनोज, आप बने रहिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अनिल विज, जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा के, वो भले ही कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष खट्टर सरकार पर खनन माफियाओं को शय देने का आरोप लगा रहा है। माइनिंग माफिया आए दिन सर चढ़कर बोल रहा है। खट्टर सरकार और उसमें बैठे अधिकारीगण और राजनीतिज्ञ माइनिंग माफिया से मिले हुए हैं। माइनिंग माफिया से धन की और बल की साठ-गांठ के इस गठजोड़ ने हरियाणा को माइनिंग माफिया का कुख्यात और बदनाम अड्डा बना दिया है। विधायकों को जान से मारने की धमकी दे के फिरौती मांगी। 5 विधायकों को इस समय फिरौती की धमकी मिली हुई है, 5 विधायकों को। ये स्थिति हरियाणा के अंदर, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो चुका है। हम मांग करते हैं सरकार जिम्मेदारी ले और पूरे प्रदेश के सामने श्वेत पत्र जारी करे। हरियाणा में जंगल राज हो गया। हरियाणा के अंदर बड़े अफसोस की बात है कि माइनिंग का धंधा अवैध तरीके से इतना पनप रहा है कि अब डीएसपी के ऊपर भी डंपर चाहिए। तो इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने परिवार को 1 करोड़ देने की बात भी की है, नौकरी देने की भी बात की है। मौका वारदात पर हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, मनोज वर्मा और दिव्यांकर। मनोज वर्मा, आपका मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। देखिए, आप कुछ भी घोषणा कर दीजिए, जिस परिवार का नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन जो संदेश गया वो बहुत बुरा है कि खनन माफिया की इतनी हिम्मत हो गई है कि एक अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ा देते हैं। हौसले इतने बुलंद हैं, मतलब किसी का कोई खौफ है ही नहीं। पुलिस का खास तौर पे कोई खौफ नहीं है। और अगर यही डिप्टी एसपी पलट के गोली मार देते तो शायद तमाम एनएचआरसी की इंक्वायरी खुल गई होती, ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता। जी, आप एक बार सवाल दोबारा से दोहराएंगे? आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मनोज, मेरा सवाल यही है कि एक अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, हौसले कितने बुलंद हैं इस खनन माफिया के। और अगर यही अधिकारी या इसके साथ वाला कोई पलटकर गोली चला देता तो अभी एनएचआरसी की रिपोर्ट या एनएचआरसी की इंक्वायरी शुरू हो जाती। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है कि पुलिस का डर जो है वो खत्म हो गया है खनन माफिया जैसे इन गुंडों को।
जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर साफ है कि खनन माफियाओं के अंदर पुलिस का खौफ कतई भी नहीं था। अगर खौफ जरा सा भी होता तो वो इतनी बड़ी हिम्मत ना करता कि एक डीएसपी जो कि वर्दी के अंदर मौजूद है और वर्दी से उतर करके डंपर को रुकने के लिए कह रहा है और वो डंपर को चढ़ा करके निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और अगर यही डीएसपी गोली चला देते तो बिल्कुल सही आपने कहा कि एनएचआरसी सामने आ जाता, बहुत सारे तमाम संगठन सामने आ जाते कि किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी ने गोली चला दी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो पुलिस का डर था वो बिल्कुल भी इन बदमाशों के अंदर, इन खनन माफियाओं के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब डीएसपी साहब यहां पर पहुंचे थे तो वो अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंचे थे। उनके साथ उनका ड्राइवर था, 2 लोग और मौजूद थे। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वर्दी के अंदर इस तरीके से कोई उन पर वार कर सकता है या उनको इस तरीके से मार सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी पुलिस का अधिकारी कभी इस सपने में नहीं सोच सकता कि गुंडे मवाली उन्हीं के ऊपर डंपर चढ़ा देंगे और शायद इसी बात का खामियाजा डिप्टी एसपी साहब को भुगतना पड़ा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, मोहम्मद लोकमान और मोहम्मद नोमान के रूप में हुई है। सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा है। कुल 9 लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे, बाकी 5 आरोपियों की पुलिस शिनाख्त कर रही है। तो सीसीटीवी की मदद से 5 आरोपियों की शिनाख्त में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर हंगामा भी हो रहा है और सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा है। नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला, लुलु मॉल में ये नोटिस भी लगा दिया गया था कि किसी भी तरीके की कोई भी धार्मिक प्रक्रिया इस मॉल में नहीं की जा सकती है, यानी किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर कोई भी पूजा अर्चना या नमाज या किसी भी तरीके की प्रेयर नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद 4 लोगों ने नमाज पढ़ी थी और अब उनको पुलिस ने धर दबोचा है। कुल 9 लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। जो बाकी के 5 आरोपी हैं उनको खोजने का काम चल रहा है। पुलिस उनकी शिनाख्त में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी फुटेज है जो लुलु मॉल से मिला है उसको खंगाला जा रहा है कि कौन ये लोग हैं जो सौहार्द या शांति बिगाड़ना चाहते हैं। जब मॉल में नियम नहीं है किसी भी तरीके की प्रेयर का, तो फिर आखिर नमाज क्यों पढ़ी गई, कानून को क्यों तोड़ा गया? लुलु मॉल के विवाद पर मुख्यमंत्री योगी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने मॉल में नमाज पढ़ने की घटना की निंदा की है। एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। और लखनऊ के लुलु मॉल पर आज भी संग्राम छिड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष के लोगों की नमाज के बाद आज आचार्य परमहंस भी लुलु मॉल पहुंच गए। पुलिस ने आचार्य परमहंस को मॉल में जाने से रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। यहाँ ये लोग आतंकवादी का दृश्य चलाना चाहते हैं, वही हम देखने आए। देखिए किस समय बदतमीजी पेश आ रहे हैं। आप क्या करने आए थे? अरे हम आए थे यहाँ शुद्धिकरण के लिए, लुलु मॉल में शुद्धिकरण के लिए। मैं अकेले आया हूँ। कैसे करेंगे शुद्धिकरण? अरे मैं आऊंगा, मत पढ़ूंगा, शुद्ध हो जाएगा। शुद्धिकरण क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अवैध रूप से यहाँ नमाज पढ़ी गई है। अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई है। शुद्धिकरण करने के लिए आए हुए थे। बिल्कुल। कैसे करने वाले थे? गंगा जल छिड़कने वाले थे? किस तरीके से शुद्धिकरण करने वाले थे? मंत्र से तो मॉल के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं आचार्य परमहंस। हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय त्रिपाठी, हर खबर को, हर बात को हिंदू मुसलमान का एंगल दे देना, नमाज पढ़ना पहुंचना वो गलत, अब परमहंस वहां पर पहुंचे शुद्धिकरण करने वो गलत। यूपी पुलिस के लिए तो अजीब अजीब चुनौती खड़ी हो रही है रोजाना उत्तर प्रदेश में।
बिल्कुल चुनौती खड़ी हो रही है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो वायरल हुए, 3 वीडियो शोभना इस मॉल के भीतर से बाहर हुए, जिनमें 2 में नमाज़ पढ़ी जा रही है और 1 में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। जो नमाज वाले वीडियो हैं उनमें पहले में 9 लोग थे, दूसरे में 2 लोग थे और हनुमान चालीसा में भी 2 लोग थे। ये हनुमान चालीसा वाले गिरफ्तार हो गए और आज जो पहला वीडियो है उससे 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये व्यावसायिक जगह है, यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक ना तो गतिविधि की जाए और ना ही इसको राजनीति का अड्डा बनाया जाए। बावजूद इसके, उनके इतना कहने के बावजूद भी अयोध्या के महंत परमहंस दास इसी गेट पर आए जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से उन्होंने भीतर जाने की कोशिश की। भगवाधारी थे और वहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने उनको रोक दिया। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि जो लुलु मॉल है उसको पूरी तरह छावनी में तब्दील रखा गया है। पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ गश्त कर रहे हैं, मॉल की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं वो सब इंस्पेक्टर जो धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, उनके हाथ में ड्रोन का विजुअल्स देखने का है। ड्रोन उड़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्या क्या देख रहे हैं उससे? हम निगरानी कर रहे हैं, कोई संदिग्ध व्यक्ति वाहन सभी का निगरानी कर रहे हैं सर। हाँ, संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति ना आए, बाहर लाउड हेलर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ये तस्वीरें लुलु मॉल की हैं। 1 हफ्ते पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो गया। कई बार ये बात कही गई कि ये एक व्यावसायिक जगह है, यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि, आप सामने देखेंगे शोभना, जो एंट्री गेट है वहीं पर लगातार एक के बाद एक वो पोस्टर लगाए गए हैं। संजय त्रिपाठी, ये एक बहुत बड़ा मॉल बनाया गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम विदेशों की बात करें तो प्रेयर रूम बनाया जाता है, क्या इस मॉल में कोई ऐसा प्रेयर रूम बनाया गया है? और अगर नहीं बनाया गया है, जब चस्पा कर दिया गया नोटिस कि किसी भी तरीके की धार्मिक कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो सकती, तो वहां की सिक्योरिटी आके रोकती क्यों नहीं है इन लोगों को? भाई सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल रूम में देखा जाता है ना, नमाज कैसे पढ़ ली इन लोगों ने परिसर में मॉल के? देखिए बिल्कुल यहाँ पर मनाही है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेयर रूम नहीं बनाया गया है। बाहर नोटिस चस्पा किए गए तब जब ये वीडियो वायरल हुआ। जैसा कि आपने कहा कि सिक्योरिटी रोकती क्यों नहीं, तो सिक्योरिटी यहाँ पर लिमिटेड है और सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जब आपने देखा शोभना कि जो भी वीडियो वायरल हुए महज कुछ सेकंड के हैं और जो पुलिस सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि जो पहला वीडियो आया था जिसमें चंद सेकंड में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, मकसद उनका भीतर जाकर के केवल नमाज पढ़ने का था, उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद वो तुरंत यहाँ से रवाना हो गए। तो कुल मिलाकर के मोटिव जो था वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी था कि भीतर जाकर के नमाज पढ़ेंगे। किसी भी व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है ना तो वो उसमें गए, ना कोई खरीदारी की, सिर्फ भीतर गए, पहले फ्लोर पर गए, वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक लिया। उसके बाद वो चुप्पे से 3rd फ्लोर पर गए जहाँ पर बैठ करके कुछ सेकंड की नमाज पढ़ी, जबकि नमाज कुछ सेकंड का काम नहीं होता है। पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ बिल्कुल संजय त्रिपाठी, बिल्कुल साफ है कि जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप ऐसी जगह पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं या आप ऐसी जगह पर शुद्धिकरण के लिए क्यों पहुंच रहे हैं जहां पर मनाही है किसी भी तरीके की धार्मिक कार्य करने की? बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। लगातार बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ाई हैं तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। गुजरात के वडोदरा में रात भर भारी बारिश हुई और सुबह शहर में जल जमाव की स्थिति बन गई। सड़कों में पानी सैलाब बनकर दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है। छोटे पुल जो हैं वो पानी में समा गए हैं, बावजूद इसके लोग जान खतरे में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे हैं। मैदानी नहीं पहाड़ों का भी लगभग यही हाल है, यही तस्वीर मिल रही है। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ से लोगों के घरों और बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी बाढ़ की मार झेल रहा है। इलाके के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग घरों और ऊंची जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लगातार बारिश से तापी नदी भी उफान पर है। उकाई बांध पर 22 में से 13 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भी स्कूली बस नाले में बह गई है। हालांकि जब यह हादसा हुआ तब स्कूली बच्चे मौजूद नहीं थे, बस यही गनीमत है। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश किस कदर मुसीबत बनकर बरस रही है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में बाढ़ बारिश की मार अहमदाबाद पर पड़ी है। पूरे शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता राजल बारोट ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए उसको।
अहमदाबाद में बारिश शुरू क्या हुई, लेकिन अहमदाबाद के अनेक इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पानी भर गया है। हमारे साथ में यहाँ एक फ्लोर फैक्ट्री के जो व्यापारी है उनके साथ में बात करेंगे। भैया, कितनी मुश्किलें हो रही है आपको? यहाँ पर पानी इतना भरता है कि हर साल की ये समस्या है, पानी भरता है हर साल। और इन लोगों को बोलते हैं तो वो लोग आते ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते। पहली बात तो वो फ़ोन नहीं उठाते, आते भी नहीं है और देखते भी नहीं है कि पानी कितना भरा है, क्या है। हमारे दुकानों के अंदर घुस जाता है। अभी सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी आई और वो लोग आए और फिसल जाए तो जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन तो जब बोले हाथ उठा करके बैठ जाते हैं कि भाई हम क्या करें इसमें। हर साल की तरह इस बार भी जो बारिश की शुरुआत के समय में ही यहाँ पर जल भराव हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ आई हुई है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अभी हैरान परेशान हो गए हैं क्योंकि नगर निगम को वो बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर जल भराव होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई जवाब नहीं मिलता और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश पटेल के साथ राजल बारोट, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद। तो एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो बारिश है वो किस कदर मुसीबत बनकर बरस रही है। बड़ौदा, उज्जैन, किन्नौर, चंद्रपुर, तापी, चंपावत, हर जगह से लगभग एक सी तस्वीर है। जो लोग हैं वहां पर रहने वाले लोग हैं परेशान हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है, बसों के अंदर पानी घुस गया है। सड़कें जो है तय करना मुश्किल हो रहा है कि कहाँ नाला है, कहाँ सड़क है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी नाले को पार कर रहे हैं। पुल जो है वो पानी उन पुलों के ऊपर से बह रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।